नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। दोस्तों, जीके के 50 प्रश्न लेकर आए हैं। ये प्रैक्टिस सेट पेपर है और इस प्रैक्टिस सेट पेपर में 50 प्रश्न में से आपको 20 प्रश्न सही करने हैं। जो हमारे चैनल पर पहली बार आया है उनको बता दें, रोज 3 टेस्ट होते हैं जीके के। एक सुबह 6 बजे, दोपहर को 3 बजे और रात को 9 बजे। आप चाहो तो तीनों अटेंड कर सकते हो या जब आपको समय मिले जैसा वैसा आप अटेंड कर सकते हो। सुबह 6 बजे, दोपहर के 3 बजे और रात को 9 बजे। ध्यान रखना है टाइम। तो सबसे पहले आपको मिल जाएंगे 50-50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट पेपर होगा। 20 प्रश्न यदि आपके जिस दिन सही होने लगे मतलब आपका अच्छा है, पढ़ाई अच्छी है, तैयारी अच्छी है। ठीक है। हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा था, आपको बताना है। जब हरित क्रांति चालू हुई उस समय चावल के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा था। चावल का उत्पादन बढ़ गया था, घट गया था या अपरिवर्तित रहा था या 3 गुना हो गया था। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आंशिक रूप से घट गया था, क्योंकि गेहूं के उत्पादन पर ज्यादा ध्यान दिया गया था। तो चावल का उत्पादन आंशिक रूप से घट गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा कि आंशिक रूप से जो है घट गया था चावल का उत्पादन। अगला क्वेश्चन देखिए, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे। इनमें से बाणभट्ट जी किसके राज दरबारी कवि थे। ऑप्शन पढ़िए, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन या कनिष्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाणभट्ट, ये नाम बिल्कुल याद रखना, एग्जाम में आपको छपा मिल सकता है। राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। बाणभट्ट जी हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था। सबसे पहला भारतीय जो ब्रिटिश संसद है उसके लिए निर्वाचित हुआ था। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन पढ़िए, चारों आपने पढ़ ही लिए होंगे। यहां पर आपको जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी, ये सबसे पहले ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कौन से वृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुए। बताइए, सूर्यवर्मन द्वितीय जी के राज्यकाल के समय कौन सा मंदिर इनमें से निर्मित हुआ, अभिकल्पना की गई। यहां पर आपको मंदिर दिए गए हैं, मरियम्मन मंदिर, अंकोर वाट मंदिर है, बाटू गुहा मंदिर या कामाख्या मंदिर। तो बहुत फेमस अंकोर वाट का मंदिर याद रखना, ये इसका जो निर्माण हुआ था अंकोर वाट के मंदिर का, ये आपका हुआ था सूर्यवर्मन द्वितीय के कार्यकाल में, राज्यकाल में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर अंकोर वाट का मंदिर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रणजीत सिंह जी ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे। इनमें से किससे कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह जी ने प्राप्त किया था। शाह सुजा, जमा शाह, दोस्त मोहम्मद या शेर अली। तो रणजीत सिंह जी ने जो कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था वह शाह सुजा से प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर ए शाह सुजा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का आदेश दिया, कि हम हिंदुओं से जजिया कर नहीं लेंगे। यहां पर क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, इनके द्वारा आदेश दिया गया था कि हम हिंदुओं से जजिया कर नहीं लेंगे। ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन हसन बहमन शाह राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहां शुरू किया था। तो सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में जो अपना शासन शुरू किया था, यहां पर आपको ऑप्शन देखिए, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, प्रतिष्ठान या आंध्र प्रदेश। और यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सातवाहनों ने स्टार्ट किया था महाराष्ट्र से अपना शासन। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राइट आंसर है। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहमा कहकर संबोधित किया था। रोहमा, इनमें से किस साम्राज्य को रोहमा कहकर संबोधित किया था। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और सेन में से रोहमा जो शब्द है ये पाल राजवंश या पाल साम्राज्य के लिए यूज किया गया था। ऑप्शन नंबर ए पाल साम्राज्य के लिए रोहमा शब्द का यूज किया गया था सुलेमान के द्वारा, जो कि एक अरब यात्री था। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो प्रसिद्ध कुंभ मेला, यहां पर आपको जो राजाओं के नाम दिख रहे हैं इनमें से देखिए क्या आंसर सही हो जाएगा। अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय या हर्षवर्धन। तो कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय जाता है हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था। बताइए,
संस्कृत के पंडितों के साथ मिलकर भगवत गीता और योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में। यहाँ पर आपको जो नाम दिए गए हैं आपने नाम पढ़ लिए होंगे और राइट आंसर हो जाएगा दारा शिकोह, ऑप्शन नंबर सी। दारा शिकोह ने जो है भगवत गीता और योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था, ऑप्शन नंबर सी दारा शिकोह राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है इसमें कि दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जैसे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं, 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं। तो यहां पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 52, 54, 55 और 57 में से अनुच्छेद 57। याद रखना ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, ये राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं जो है उसको निर्धारित करता है। अनुच्छेद 57 यहां पर राइट आंसर है। पॉलिटी का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? बताइए, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? ऑप्शन आपके सामने 1910, 12, 21 या 47। तो याद रखना बिहार जो अलग हुआ था वो हुआ था 1912 में, ऑप्शन नंबर बी। 1912 में बिहार बंगाल से अलग हो गया था, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान, जिसको वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहा जाता है, का गठन कब हुआ था? बताइए, परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान या भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसका गठन कब किया गया था? यहां पर सन आपको दिए गए हैं 1948, 53, 57 या 61। तो राइट आंसर है 1948, ऑप्शन नंबर ए। 1948 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान या भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न राजवंशों से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? तो श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीतने का जो श्रेय जाता है पांड्य, चालुक्य, चोल और राष्ट्रकूट में से। राइट आंसर हो जाएगा चोल साम्राज्य ने श्रीलंका पर भी कब्जा किया था और दक्षिण पूर्व एशिया को भी जीता था, ऑप्शन नंबर सी चोल साम्राज्य यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा, इसका आंसर आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। सुरेंद्र दत्त या नरेंद्र नाथ दत्त, आपको कमेंट करके बताना है स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम। सुरेंद्र दत्त या फिर नरेंद्र नाथ दत्त, क्या नाम है स्वामी विवेकानंद जी का? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, देश का सबसे गहरा बंदरगाह बताना है, कांडला, कोच्चि, कोलकाता या फिर विशाखापट्टनम। तो देश का सबसे गहरा बंदरगाह जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह, ये देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, ऑप्शन नंबर डी विशाखापट्टनम बंदरगाह राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? बताइए, गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक इनमें से कौन था? ऑप्शन देखो, औरंगजेब, अकबर, शिवाजी या बालाजी। गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक इनमें से कौन था? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका शिवाजी, ऑप्शन नंबर सी। ये गोरिल्ला युद्ध के पद प्रदर्शक थे, ऑप्शन नंबर सी शिवाजी या छत्रपति शिवाजी महाराज, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहां पर बसे थे? तो आर्य भारत में बाहर से आए थे और आर्य आकर बसे थे आपका गंगा नदी के किनारे वाला एरिया या फिर पंजाब। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार पंजाब, ऑप्शन नंबर सी पंजाब यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बताइए, कोलकाता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? यहां पर आपको जो नाम दिए गए हैं, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष या दादा भाई नौरोजी। तो यहां पर तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? बताइए, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इनमें से कौन उसमें सम्मिलित नहीं है? मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन या सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार ये आपका नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। बाकी ऊपर के तीनों चीज आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के परिवहन विभाग ने चलो ऐप लॉन्च किया है? बताइए, कौन सा राज्य है जिसके परिवहन विभाग ने चलो ऐप लॉन्च किया है? असम, हरियाणा, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य। ऑप्शन नंबर ए के परिवहन विभाग ने चलो ऐप को लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए असम राज्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? हैदर अली, टीपू सुल्तान, कुली कुतुब शाह या औरंगजेब। तो चार मीनार का जो निर्माण कराया गया था ये कुली कुतुब शाह के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर सी कुली कुतुब शाह राइट आंसर हो जाएगा चार मीनार के लिए। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? तो पाटलिपुत्र में स्थित जो चंद्रगुप्त का महल है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ये लकड़ियों का बना था ये महल। ऑप्शन नंबर सी लकड़ियों का बना था चंद्रगुप्त का महल जो कि पाटलिपुत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर चंद्रगुप्त के महल के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? बताओ, भारत के अंदर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम यहां पर आपको जो दिए गए हैं इसमें से कब लागू किया गया था? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भारत में 1948 ईस्वी में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी 1948 ईस्वी में न्यूनतम मजदूरी नियम भारत में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी किस वंश का था? मोहम्मद गौरी ये किस राजवंश का था? ऑप्शन पढ़िए, यामिनी, सनसबनी, गुलाम या खिलजी। तो मोहम्मद गौरी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ये शंशबनी वंश का था। ऑप्शन नंबर बी सनसबनी वंश का था मोहम्मद गौरी। यहां पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन में ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताइए, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिक से अधिक जो आयु होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार तो ये होना चाहिए, इसकी कोई भी सीमा नहीं है। आप कितने भी बुजुर्ग हो, आप कितने भी बूढ़े हो, कितने भी बुजुर्ग हो, आप राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो सकते हैं। न्यूनतम आयु जरूर है और न्यूनतम मतलब कम से कम कितनी होनी चाहिए वो आयु जरूर है और वो आप कमेंट करके बताओगे। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितना आपका उम्र होना चाहिए, 30 या 35। मैंने आपको दो ऑप्शन दिए हैं, 30 या 35। आप कमेंट करके बताना कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, 30 वर्ष या 35 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बताइए। तो बच्चों में हो जाता है सूखा रोग और बुजुर्गों में हो जाता है, बुजुर्गों नहीं बड़ों में हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। इसका जो कारण होता है वो होता है आपका विटामिन डी की कमी। ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी की कमी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस और सूखा रोग के लिए विटामिन डी की कमी। अगला क्वेश्चन देखो, अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? आपको बताना है कि अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है। तो अग्निशमन में जो गैस प्रयोग में लाई जाती है वो लाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अग्निशमन मतलब फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के लिए जो यूज किया जाता है। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर को बनाने वाले जो फिजिकल कंपोनेंट होते हैं, ऑप्शन पढ़िए, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या वेब ब्राउजर।
राइट आंसर हो जाएगा, कहा जाता है हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट मतलब जिसको आप छू सकते हो बाहर से, वो कहलाता है हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर सी हार्डवेयर राइट आंसर हो जाएगा। किसी परमाणु की नाभिक में उपस्थित कण कौन कौन से होते हैं? तो कोई भी परमाणु है उसके नाभिक में, नाभिक के अंदर की बात हो रही है, उपस्थित होते हैं आपके प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, और चारों ओर घूमता है इलेक्ट्रॉन। नाभिक के अंदर केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी चिप होती है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? पीतल किस किस धातुओं से मिलकर बना होता है? तो आपका जो पीतल होता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है पीतल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सिन क्या होते हैं? ऑक्सिन क्या होते हैं आपको ये बताना है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सिन जो होते हैं ये आपके होते हैं वृद्धि हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सिन जो होते हैं वृद्धि हार्मोन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क की बात हो रही है। तो चुंबकीय डिस्क पर यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड की परत होती है। ऑप्शन नंबर ए आयरन ऑक्साइड की परत होती है चुंबकीय डिस्क पर। अगला क्वेश्चन है कि चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? बताओ। चार वेद जो हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनमें से जादुई माया और वशीकरण के बारे में किस वेद में दिया गया है? तो यह दिया गया है आपके अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण के बारे में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि दाम्फा वन्यजीव अभयारण्य ये कहां पर अवस्थित है? कहां पर है दाम्फा वन्यजीव अभयारण्य? तो दाम्फा वन्यजीव अभयारण्य यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा ये है आपका मिजोरम में। ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम में है दाम्फा वन्यजीव अभयारण्य। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्न में से किस नदी पर आधारित है? तो दुलहस्ती पावर स्टेशन ये आपका चिनाब नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी, चिनाब नदी पर है दुलहस्ती पावर स्टेशन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला किस प्रकार के उद्योग के लिए ज्यादा फेमस है? तो उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला जो है यह आपका शीशा उद्योग के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर बी शीशा उद्योग राइट आंसर हो जाएगा फिरोजाबाद के लिए। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हसदेव किसकी सहायक नदी है? बताइए। हसदेव ये इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो हसदेव जो है यहां पर आपको ऑप्शन दिया है शिवनाथ, गोदावरी, इंद्रावती और महानदी। इनमें से महानदी की सहायक नदी है हसदेव। ऑप्शन नंबर डी, महानदी की सहायक नदी है हसदेव नदी। देश का पहला केरोसिन मुक्त शहर, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? केरोसिन मुक्त। तो देश का पहला केरोसिन मुक्त शहर बोल लो, केंद्र शासित प्रदेश बोल लो या राज्य बोल लो, दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी यहां पर दिल्ली प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1913 की प्रसिद्ध गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में किसने की थी? तो 1913 में जो गदर पार्टी थी उसकी स्थापना जो की थी वो लाला हरदयाल ने की थी। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, लाला हरदयाल जी ने प्रसिद्ध गदर पार्टी की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किसने भगत सिंह के साथ मध्य विधानसभा में बम फेंका था? तो भगत सिंह के साथ मध्य विधानसभा में जो बम फेंका था यह फेंका था आपका बी के दत्त, बटुकेश्वर दत्त ने। ऑप्शन नंबर बी के दत्त प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती, टच नहीं होती? तो बांग्लादेश के साथ जो सीमा नहीं लगती है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, देखो मिजोरम की लगती है, मेघालय की भी लगती है और असम की भी लगती है। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। मिजोरम, मेघालय और असम इन तीनों की लगती है। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको किससे? 10 डिग्री चैनल किसको किससे पृथक करता है? तो 10 डिग्री जो चैनल है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, अंडमान को निकोबार से पृथक करता है। ऑप्शन नंबर ए, अंडमान को निकोबार से पृथक करता है 10 डिग्री चैनल, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा।
भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसके द्वारा किया गया? कांग्रेस रेडियो की बात हो रही है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का जो संचालन किया गया था ये उषा मेहता जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, उषा मेहता के द्वारा कांग्रेस रेडियो का संचालन किया गया था। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर अवस्थित है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये इनमें से कहां पर अवस्थित है? लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद या बनारस? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये आपका कानपुर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी, कानपुर राइट आंसर हो जाएगा दलहन अनुसंधान संस्थान के लिए। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? तो दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान जो है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा पंपास कहलाता है। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा घास वृक्ष रहित घास का मैदान पंपास कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मानती है? तो दिवाली को शोक का त्यौहार थारू जनजाति के लोग मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए, थारू जनजाति प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? पर्यावरण के लिए संकट माना जाता है। तो पर्यावरणीय संकट यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस का वृक्ष माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी, यूकेलिप्टस के वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपका सरप्राइज क्वेश्चन। आप कमेंट करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें बताना कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सा पहाड़ या श्रेणी या पहाड़ी स्थित है? बताओ कौन सा पर्वत स्थित है नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में? पर्वत है, एक तरफ से नर्मदा बहती है, दूसरी तरफ से ताप्ती, और बीच में पर्वत है। उस पर्वत का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके लिए बहुत मेहनत से 10,000 क्वेश्चन निकाले हैं, बहुत शानदार पीडीएफ बनाई है। जिसको भी 10,000 क्वेश्चन चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। 300 रुपये की पीडीएफ है, लेकिन अभी 99 रुपये दे रहे हैं क्योंकि आपका एग्जाम चल रहा है। इतने अच्छे क्वेश्चन पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, जिसको एग्जाम निकालना है जरूर ले लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।